बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। देखो यार, पहला फंक्शन है, इसको ब्रॉडली हम देखें तो हमें 5-6 फंक्शंस पढ़ने हैं बस बुक के अकॉर्डिंग, तो ये मिनट का काम है डिस्कस करना, बट हम लोग बात करेंगे हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड, सो दैट हमें ये वाला कंटेंट भी साइमल्टेनियसली क्लियर होता चला जाए, राइट। तो पहला फंक्शन है, पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। कुछ और न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल मीन्स हम लोग कुछ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। वो फैक्टर्स रिलीज करता है जो पर्टिकुलर हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने होते हैं ना, उनके लिए वो फैक्टर्स रिलीज करेगा। आई विल टेल यू हाउ। पहले आप देख रहे हो यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, RH इज फॉर योर रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसे हम डोपामीन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका इनहिबिटर भी रिलीज होता है। Then we have thyrotropin releasing hormone, we have ADH and we have oxytocin। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले मैं बात करूंगी अबाउट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। जो हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, लेट अस सी, और कैसे करते हैं, और इनका हाइपोथैलेमस में और एक पिट्यूटरी कनेक्शन क्या है। तो अभी जो हमारा पहला फोकस है हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। पहला है हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लेट मी चेंज माय पेन, इतना बुरा चल रहा है ये। So this is your gonadotropin releasing hormone। एक्चुअली हमने बात करी थी कि हमारा हाइपोथैलेमस जब फॉर्निक्स एंटर करते हैं, जब वो फाइबर्स हाइपोथैलेमस में एंटर करते हैं, तो हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पेक्टिव मीडियल और लेटरल साइड में डिवाइड कर जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो हमारे हाइपोथैलेमस का, सपोज मैंने ये राइट हाइपोथैलेमस ड्रॉ करा है, ठीक है, लेफ्ट में भी सेम चीज़ होती है। राइट हाइपोथैलेमस में ये एंड है मेरा लेटरल और ये है मेरा मीडियल, क्योंकि यहाँ है मेरा थर्ड वेंट्रिकल के एडजेसेंट जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होगा वो होगा आपका मीडियल, और दूसरा वो होगा लेटरल। तो एग्जैक्टली क्या होता है यार, ये जो आपका मीडियल और लेटरल है, लेट मी राइट इट हियर, ये लेटरल है, ये मीडियल है। तो बेसिकली क्या होता है, देयर इज प्रेजेंट अ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ इस तरह से एक प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि ये रिलीज करेगा, इसका नाम आप जरूर याद करना क्योंकि हमें इनके न्यूक्लियस के बारे में भी याद होना चाहिए। इसका नाम है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, क्योंकि एग्जैक्टली इट इज, यहाँ ऑप्टिक क्याज्मा होता है ना आगे, तो इसको हम बोलते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स भेजेगा हमारी पिट्यूटरी के पास, ठीक है। कहाँ भेजेगा हमारी, ये भेजेगा हमारी पिट्यूटरी के पास, दैट प्लीज जस्ट गो एंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स है हमारे FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, देखो जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, सपोज दिस इज आवर एंटीरियर पिट्यूटरी, तो जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में FSH और LH स्टोर्ड है, FSH और LH, लेकिन ये रिलीज करने के लिए जो अप्रोप्रिएट टाइमिंग है, इसको रिलीज करने के ऑर्डर कहाँ से आते हैं, इसको रिलीज करने के ऑर्डर आते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से ये चीज आती है दैट यू आर सपोज टू रिलीज दी FSH एंड LH। आपको FSH और LH रिलीज करना है, और FSH और LH क्या होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स। तो गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करने हैं आपको, इसका इंडिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कहाँ है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आपका हाइपोथैलेमस में। हम लोग इसको मीडियल में कंसीडर करते हैं, बट इसका कुछ पार्ट लेटरल में भी होता है। तो जो हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, वहां से सिग्नल आएगा, सिग्नल जाएगा प्रॉपरली ट्रेवल करके एंटीरियर पिट्यूटरी तक, दैट यू आर सपोज टू रिलीज FSH एंड LH। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी तक सिग्नल आ रहा है वो यही आ रहा है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजा जा रहा है कि अब आप गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उसके बाद में क्या होता है कि मेल्स के अंदर यही हार्मोन टेस्टिस के ऊपर काम करते हैं और उनकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन बनता है, राइट। टेस्टोस्टेरॉन अलग हार्मोन बन रहा है। सिमिलरली एफएसएच और एलएच फीमेल्स में, अब फीमेल्स में तो टेस्टिस नहीं होती है ना, फीमेल्स में तो ओवरी होती है, तो वो ओवरी के ऊपर काम करते हैं और वहां पर टेस्टोस्टेरॉन नहीं, वहां बनता है हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। लेकिन जो सिग्नल हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक जाएगा वो मेल और फीमेल में सेम ही होगा। तो पहला काम क्या है उनका, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन गोनाड फैक्टर जाएगा दैट प्लीज एंटीरियर पिट्यूटरी तक ये सिग्नल भेजेगा दैट यू आर सपोज टू रिलीज द एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच और एलएच को रिलीज कर दो, राइट। अब इसी चीज को हम इस डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन्स। सिंपल सी बात है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो या तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को, यानी कि जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स थे, ऑब्वियस सी बात है कोई चीज अगर रिलीज होगी तो उसका रिलीज इनहिबिट भी होगा। तो हाइपोथैलेमस से दोनों तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो एग्जैक्टली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जो रिलीज भी करवा सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स को, और जो उनकी रिलीज को इनहिबिट भी कर सकते हैं। हम इस पोर्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली पोर्टल है तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल ट्रैक्ट बोलते हैं। पोर्टल सिस्टम एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जब दो बड़ी बड़ी कैपिलरी नेटवर्क्स आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली योर एंटायर कैपिलरी नेटवर्क। तो पोर्टल सिस्टम एग्जैक्टली अगर हम लोग डिफाइन करें कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम में एक्चुअली हाइपोथैलेमस और जो हमारा हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी को हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इन दोनों का ये क्या है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, एक कैपिलरी कनेक्शन है। तो इसे हम लोग पोर्टल सिस्टम बोलते हैं रादर देन ट्रैक्ट के। और इसे हम, और ट्रैक्ट वैसे भी हम लोग फाइबर्स की डायरेक्शन को, जब बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग मेंशन करते हैं दैट दिस इज द ट्रैक्ट। हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ ये कैपिलरी नेटवर्क आप देख रहे हो, दो बड़े बड़े कैपिलरी नेटवर्क, एक हाइपोथैलेमस से है एक पिट्यूटरी से है, दे आर गेटिंग कनेक्टेड, सो दे आर फॉर्मिंग दी पोर्टल सिस्टम। ये कनेक्शन क्यों मैंडेटरी है, ये कनेक्शन मैंडेटरी है ताकि इसकी सिक्रीशंस यहाँ तक पहुँच पाए। तो अभी हमने बात करी अबाउट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस से आएंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स और जैसे ही उनको सिग्नल मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी तक, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है एफएसएच और एलएच। और एफएसएच मतलब हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों के दोनों मेल और फीमेल में सेम प्रोड्यूस होते हैं। इट्स जस्ट दैट फीमेल्स के अंदर वो ओवरी पर काम करते हैं और मेल्स के अंदर वो टेस्टिस पर काम करते हैं। जब सेम हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, ओवरी के ऊपर काम करेगा, देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एंड इन केस ऑफ टेस्टिस देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स। तो ये हमने अपना पहला पॉइंट क्लियर किया, जो मल्टीपल हार्मोन्स वहां मेंशन थे। तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस में देयर इज अ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, और ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो इसका आधा पार्ट मीडियल में होता है, कुछ पार्ट इसका लेटरल में भी होता है। इसका काम क्या होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का, कि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है जो जाता है पिट्यूटरी तक, राइट। अब ये जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना यार, इसका एक काम और होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो काम है वो है हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लाइक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जैसे सपोज, पहले मैं डस्टर ढूंढूं वरना बार बार हाथ से इरेज करना इज वेरी बैड। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होता है यार, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में सपोज दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। तो बेसिकली क्या है, ये दोनों मेल्स विल लाइक फीमेल्स, लड़के को लड़की पसंद आती है और लड़की को लड़का पसंद आता है। दिस इज सेड टू बी अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लाइक ये चीज हमारे दिमाग में फीड की हुई है दैट यू आर अ मेल एंड इफ यू मेट अ फीमेल,
तो यू शुड फील अट्रैक्टेड फॉर अ फीमेल, तुम्हें फीमेल्स के लिए अट्रैक्शन फील होनी चाहिए, जो मल्टीपल हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं वो फीमेल को देखकर रिलीज होने चाहिए साइमल्टेनियसली फॉर फीमेल। तो बेसिकली ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इन्हें हम बोलते हैं कि ये हेट्रोसेक्सुअल्स हैं। हेट्रोसेक्सुअल्स, हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट, और सेक्सुअल्स मतलब मेल का अट्रैक्शन फीमेल के लिए और फीमेल का अट्रैक्शन मेल के लिए। तो ये जो इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है ना, डायमॉर्फिज्म। जो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ये कहाँ से आता है, ये हमारे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और होता है, उसे हम बोलते हैं डायमॉर्फिक न्यूक्लियस। ये डायमॉर्फिक न्यूक्लियस का काम होता है टू ब्रिंग अबाउट दी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब हमारे दिमाग में एक बात और आती है कि यार आजकल हमारी सोसाइटी ने लाइसेंस दे दिया है उन ह्यूमंस को भी, आई शुड कॉल देम ह्यूमंस, दे हैव अ राइट टू बी कॉल्ड एज ह्यूमंस, बॉय getting married with a boy, girl getting married with a girl, they are said to be, इन्हें हम heterosexuals नहीं बोलते, इन्हें हम बोलते हैं homosexuals, that they feel attracted for the same gender, अपने same gender के लिए उनको attraction feel होती है। यार देखो there can be said to be some alterations in the dimorphic nuclei, हम ये कभी नहीं बोलेंगे that they are having some pathology or some abnormality. We cannot say these stupid words because society has given them the respect they need, they demanded, and they're getting as well. So there is some nothing wrong. ठीक है, हमारी सोसाइटी ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। सो बेसिकली क्या है, इफ़ ही इज़ अ बॉय ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड विद अ बॉय, इफ शी इज़ अ गर्ल शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड विद अ गर्ल, सो वी कैन से दैट इट मे हैपन कि इनका जो डायमॉर्फिक न्यूक्लियस है that is slightly altered, the development is slightly altered, and one more thing that is the dimorphic nucleus की development के लिए, dimorphic nucleus की development के लिए fetus को ज़रूरी होता है टेस्टोस्टेरॉन, और इसकी development के लिए जो टेस्टोस्टेरॉन इसको चाहिए होता है they produce on their own, fetus अपने टेस्टोस्टेरॉन का जुगाड़ खुद लगाता है dimorphic nucleus के लिए। So basically अभी हमने एक चीज़ डिस्कस करी about gonadotropin releasing hormone, जो कहाँ से आ रहा है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से आ रहा है, राइट और जो हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, जो हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है उसका मेन काम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। मोर ओवर इस प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और है जिसे हम बोलते हैं डायमॉर्फिक न्यूक्लियस, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए। किसके लिए ज़रूरी है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि बुक में नेक्स्ट फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है। ओके तो हमने भी बात करी अबाउट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब हम बात करेंगे अबाउट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। साइमल्टेनियसली हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, राइट। एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को हम लोग डोपामीन भी बोलते हैं, राइट। एक्चुअली क्या होता है, लेट मी शो यू दी पोर्टल सिस्टम फर्स्ट, कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट कि जो मल्टीपल हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये किस तरह से पिट्यूटरी तक जाता है। तो हम लोग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में बात करेंगे, राइट। उससे पहले आप एक चीज़ देख लो, ये आपको नजर आ रही है हाइपोफाइसियल आर्टरीज, ठीक है। ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है, ये है आपकी हाइपोफाइसियल आर्टरी। Then you have your hypothalamic hypophyseal portal veins, you have your anterior pituitary and then you have your hypophyseal veins। तो basically इस पूरे कंटेंट को when one capillary bed another capillary bed, when there is a connection between them, ठीक है ना, ये आपका आर्टीरियल बेड है, ये आपका वीनस बेड है, मोर ओवर दे फॉर्म आउट द कैपिलरीज इन बिटवीन। तो बेसिकली क्या है, वो जो कैपिलरी नेटवर्क बनेगा वी कॉल इट एज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। अब आपको क्या चीज़ इसमें याद रखनी है, ये पोर्टल सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्जैक्टली ये देखो। देर इज प्रेजेंट एन आर्क्यूएट न्यूक्लियस। हमने प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के बारे में बात करी कि किस तरह वो गोनाडोट्रोपिन के ऊपर काम करता है। अब हम बात करेंगे अबाउट आर्क्यूएट न्यूक्लियस। हमारा आर्क्यूएट न्यूक्लियस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, राइट। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, राइट। ये मेरा आर्क्यूएट न्यूक्लियस है। अगर आप ध्यान से देखो, इट मे हैंडल दिस विद लाइक दिस, ये मेरा आर्क्यूएट न्यूक्लियस गया, यहाँ से मेरे इंस्ट्रक्शंस गई, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, ACTH, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन,
ठीक है, यू हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यू हैव ग्रोथ हार्मोन, सो ऑल दीज आर एक्चुअली हार्मोन्स। और इनको जो स्टिमुलेट करता है, इनको जो स्टिमुलेटरी जो फैक्टर्स इन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए चाहिए, वो आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में भी पता है कहाँ होता है, जैसे ये जो स्वेलिंग बनाई हुई है, ये हाइपोथैलेमस की स्वेलिंग है। इस स्वेलिंग को हम लोग बोलते हैं ट्यूबर साइनेरियम। तो ये ट्यूबर साइनेरियम में मीडियन एमिनेंस में होता है हमारा आर्क्यूएट न्यूक्लियस। सो आर्क्यूएट न्यूक्लियस से सिग्नल आते हैं, आर्क्यूएट न्यूक्लियस से आपका इंस्ट्रक्शन सिस्टम शुरू होता है। एंड आप ये वाला डायग्राम देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। डोपामीन, डोपामीन हमने कौन सा हार्मोन बात करा है, हमने बात करी है प्रोलेक्टिन की इनहिबिशन के लिए। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस बना रहा है, और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला फैक्टर, ठीक है, ये एक तरीके से उसको रिलीज करने वाला फैक्टर है। जबकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कौन कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज करवाने वाले हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है, कौन भेज रहा है, फैक्टर्स कौन भेज रहा है, हाइपोथैलेमस। लेकिन गोनाडोट्रोपिन जो हमारे FSH और LH होते हैं, वो कौन रिलीज करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, राइट। सो एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स यू कैन से मोस्ट ऑफ द रिलीजिंग फैक्टर्स वो हाइपोथैलेमस से आते हैं एंड दे आर स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट आर्क्यूएट न्यूक्लियस, और हमने बात करनी थी कि प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में। तो प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस से जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस से सिग्नल जाता है एंड प्रोलेक्टिन इज प्रोड्यूस्ड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रोलेक्टिन की मतलब मिल्क प्रोडक्शन की जितनी इंपॉर्टेंस है, उतना ही इस हार्मोन की प्रोडक्शन को लिमिट करना भी ज़रूरी है। रीज़न वाई, ऐसा क्यों, अगर हमारी बॉडी में प्रोलेक्टिन तो रिलीज हो रहा है, प्रोलेक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर एक्सेसिवली रिलीज हो रहा है, तो प्रोलेक्टिन तो रिलीज होगा हार्मोन। लेकिन अगर इस प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करने के लिए कोई हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, जो प्रोलेक्टिन इनहिबिटर है ना, उसका नाम होता है डोपामीन। डोपामीन क्या करता है, प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, प्रोलेक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। जिन फीमेल्स में प्रोलेक्टिन हार्मोन को जो हार्मोन है एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है, उन फीमेल्स में क्या है, देखो प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन बॉडी में क्या करती है, प्रोलेक्टिन की ओवर प्रोडक्शन से ये FSH और LH की रिलीज को इनहिबिट करता है। मतलब अगर बॉडी में प्रोलेक्टिन एक्सेसिवली प्रेजेंट है, तो वो FSH और LH को रिलीज नहीं होने देगा। और अगर FSH और LH रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, मेल्स में इम्पोटेंस की टेंडेंसी बन जाएगी, और फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल्स में FSH और LH बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो बेसिकली फीमेल्स को सफ़र करना पड़ेगा एमेनोरिया से। मतलब एमेनोरिया, डू यू नो, दैट इज देयर इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो ब्लीडिंग नहीं होगा, वो फ्लो नहीं होगा, क्यों, बिकॉज FSH और LH आर समवेयर इनहिबिटेड। क्यों इनहिबिट हुए, बिकॉज देयर इज एक्सेसिव प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस्ड। इसलिए प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन भी बॉडी में लिमिटेड होनी चाहिए, जिसके लिए बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। और अगर डोपामीन एब्सेंट है, तब ऐसा हो सकता है कि बॉडी में प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन हो, तो पेशेंट हमारा एमेनोरिया प्लस गैलेक्टोरिया का कंप्लेन करेगा। मोर ओवर प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन बॉडी में सिर्फ तभी ऐसा नहीं है बढ़ जाती है जब डोपामीन कम हो या डोपामीन रिलीज ना हो। अनदर थिंग इज, क्या होता है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस और हमारी पिट्यूटरी, दे आर, यू कैन सी हाउ दे आर कनेक्टेड, एंड हेयर इज़ योर ऑप्टिक क्याज्मा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, अगर कोई भी ट्यूमर यहाँ डेवलप होता है, तो वो डेवलप होकर ईजिली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो देयर में हैपन प्रोलेक्टिक एडिनोमा, प्रोलेक्टिन एडिनोमा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जो हमारे प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, उनका ट्यूमरस और यू कैन से नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो वो क्या होता है, एक्सेसिवली प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस करेंगे, राइट, एक्सेसिव प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस करेंगे। मोर ओवर क्या होता है कि अगर कोई ट्यूमर हमारा इस एरिया में है, तो इस एरिया में वो ट्यूमर क्या करता है, बेसिकली ऑप्टिक क्याज्मा को अफेक्ट करता है। मेरे पास प्रॉपर डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो क्या होता है, देयर आर सम, दिस इज, इफ सपोज दीज आर योर आई बॉल्स, तो यहाँ से हमारे जा रहे हैं मीडियल फाइबर्स, एंड यहाँ से हमारे जा रहे हैं लेटरल फाइबर्स, एंड दे एक्चुअली गो टू द ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज
ऑप्टिक क्याज्मा के जस्ट पीछे हमारा क्या है, ऑप्टिक क्याज्मा इज हैविंग हेयर इज योर हाइपोथैलेमस। एंड सपोज यहाँ पर हमारा कोई एडिनोमा है, कोई ट्यूमर है, तो क्या होता है व्हेन देयर इज डैमेज अकर टू दिस एरिया, अगर इस एरिया में डैमेज होता है तो बेसिकली हमारे जो मीडियल नेजल फाइबर्स हैं, जो हमारे मीडियल नेजल फाइबर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। एंड व्हेन द मीडियल नेजल फाइबर्स आर डैमेज इट कॉजेज डैमेज टू द लेटरल एज वेल। तो बेसिकली पर्सन में डेवलप ब्लाइंडनेस। व्हाट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस? दे कैन डेवलप आउटर फील्ड ब्लाइंडनेस, उनको होता है आउटर फील्ड ब्लाइंडनेस दे एक्चुअली डेवलप। आई हैव अ अप्रोप्रिएट टर्म बट एक्चुअली, तो बेसिकली इससे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइटेम्पोरल हेमीएनोपिया। बाइटेम्पोरल हेमीएनोपिया इज अ टर्म टू डिफाइन दिस। तो इसका कोरिलेंस हम लोग क्या दिखाना चाह रहे थे, दैट इफ देयर इज एनी ट्यूमर विच अकर्स इन योर पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर कहीं पर पिट्यूटरी में या एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में है तो वो ट्यूमर इजीली हाइपोथैलेमस में जा सकता है। एंड देयर इज अ प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। हाइपोथैलेमस में देयर इज एन आर्क्यूएट न्यूक्लियस से रिलीज होता है, राइट। तो पहले हमने बात करी थी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब हमने बात करी अबाउट प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो हमारा फंक्शन आ रहा है आर्क्यूएट न्यूक्लियस। अब हम अगला फंक्शन पढ़ते हैं, और कौन सा हार्मोन है जो वो मेंशन कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब हमारे आर्क्यूएट न्यूक्लियस से आ रहे हैं। मोर ओवर अब हम बात करेंगे अबाउट एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन विच रीजन। अब मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। सो लेट मी ड्रॉ इट कि हम लोग पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में बात करेंगे। यार क्या होता है, देखो जो हमने आपको बताया था कि जो हमारा हाइपोथैलेमस का राइट है या लेफ्ट है, आप कोई भी सेगमेंट लो, वो बेसिकली लेटरल में और मीडियल में डिवाइड कर जाता है। तो हम लोग क्या देखा कि जो हमारे ये सपोज मेरा लेटरल है और ये मेरा मीडियल है, जो हमारा मीडियल साइड होता है ना यार, वो डिवाइड करता है 4 रीजन्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला रीजन होता है हमारा प्री ऑप्टिक रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑप्टिक रीजन, ये होता है हमारा प्री ऑप्टिक रीजन। उसके बाद होता है हमारा सुप्रा ऑप्टिक रीजन। उसके बाद में होता है हमारा ट्यूबरल रीजन। ट्यूबरल क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जो ट्यूबर साइनेरियम है ये हाइपोथैलेमस ही है। हाइपोथैलेमस का ये मीडियल सेगमेंट था और ये लेटरल, तो मीडियल वाला 4 रीजन में डिवाइड हो जाता है। ये प्री ऑप्टिक रीजन बोलते हैं, इसे सुप्रा ऑप्टिक, इसे हम लोग ट्यूबरल रीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्यूबर साइनेरियम के ऊपर होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं मैमिलरी रीजन, मैमिलरी बॉडीज के पास होता है ये। तो हम लोग बात कर रहे हैं एडीएच हार्मोन के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिस न्यूक्लियस से रिलीज होता है, पहली बात तो प्री ऑप्टिक रीजन में क्या था, यहाँ था हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, ये था हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ एक न्यूक्लियस होता है और हम उसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये जो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये हमारा सुप्रा ऑप्टिक रीजन है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में आई ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम। सपोज ये मेरा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के सेकेंड जोन में है मेरा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से निकलकर एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज यहीं से एक ट्रैक देखो कि ये एक ट्रैक फॉलो हो रहा है, एक रास्ता बन रहा है। कौन सा रास्ता बन रहा है, सुप्रा ऑप्टिक रीजन। ये कौन सा रीजन बताया मैंने, ये बताया ये हमारे हाइपोथैलेमस का सुप्रा ऑप्टिक रीजन है। प्लस ये कहाँ जा रहा है, ये हाइपोफाइसिस तक जा रहा है। तो इस पूरे रास्ते को ना एक नाम दे दिया गया, दिस इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन। ये एक रास्ता बन गया है, तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इस कम्युनिकेशन का नाम मैं रेड से लिखती हूँ, इसको हम बोलते हैं सुप्रा
सुप्रा ऑप्टिको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुप्रा ऑप्टिक रीजन से निकल रहा है। सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइसियल, सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट क्या है? ये कम्युनिकेशन है किसके बीच में? सुप्रा ऑप्टिक रीजन में। और यहाँ से क्या बन रहा है? ये हमारा सुप्रा ऑप्टिक, ये ब्लू से मार्क है सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ये रेड से मार्क है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जहाँ से बना हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो जाता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब बेसिकली, और ये जो रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते को बोलते हैं, इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट। अनदर थिंग विच कम्स ओवर हेयर इज दैट कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है? ये एक्चुअली एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है? इसके पास में होते हैं आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? जब आपकी ये एक्चुअली ना आपकी बॉडी में वाटर को रेगुलेट करते हैं, वाटर रेगुलेशन का काम होता है। वाटर रेगुलेशन का मतलब जब हम लोगों की बॉडी में एक्सेसिव वाटर है तो देयर शुड बी, अब एक्सेसिव वाटर है, बॉडी कुछ नहीं चाहिए तो देयर विल बी मोर यूरिन प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है यूरिन बॉडी से बाहर जाएगा, डाइल्यूटेड यूरिन। मोर ओवर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में पानी कम होता है तो अगर आप न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो यू हैव एट द एंड यू हैव दीज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्लस जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ADH हार्मोन यहाँ जाकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है एंड वो वाटर रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या इंक्रीज करता है? वो वाटर रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करता है कि बॉडी में पानी की कमी है, बॉडी से पानी बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये काम है हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। अगर बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं चाहिए हमें उस टाइम पे। वाटर रिजॉर्प्शन इज ओके विद दैट, बट इफ देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी देन व्हाट happens, we require less amount of water to be excreted out and more amount of water to be resorbed. Resorption हमें पानी का ज़्यादा चाहिए, excretion नहीं चाहिए, जिसकी वजह से patient complains of concentrated urine, concentrated urine की complain करता है patient। तो जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये हमारे नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करता है और वाटर की रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है। Right, so this is your antidiuretic hormone and is released by supraoptic nucleus and the communication is supraoptico-hypophyseal tract। तो एक तरीके से ये हाइपोथैलेमस का रीजन हमारा क्या कर रहा है? ये एक तरीके से ऑस्मोस्टैट का काम कर रहा है। ऑस्मोस्टैट मीन्स एक तरीके से ये मेंटेन कर रहा है। ये एक्चुअली ना चेक कर लेता है कि व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ योर ब्लड, ठीक है ना, एंड इफ देयर इज एनफ it will perform accordingly, if there is requirement it will perform accordingly। तो ये एक तरीके से हमारा क्या है? ये ऑस्मोस्टैट का काम करता है कि बॉडी में आपका वाटर का लेवल कैसे मेंटेन किया जाए। मोर ओवर तीसरे हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें तो ADH के बाद में उन्होंने हमें बोला है अबाउट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब हम, ओ माय गॉड मेरा डायग्राम ही मिट गया, कोई बात नहीं, हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में फिर से हम मीडियल वॉल में 4 डिविजन्स ड्रॉ करेंगे। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये हमने बनाया हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब एक होता है हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये जो हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ना यार, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि ये हमारा रिलीज कराएगा ऑक्सीटोसिन। ये क्या रिलीज कराएगा? ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज कराने के लिए जो फैक्टर्स और जो सिग्नल आते हैं वो हमारे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आते हैं। एग्जैक्टली ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी, बर्थ के टाइम पर बेसिकली ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है ताकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो यूट्राइन मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड बेबी कैन कम आउट एंड डाउनवर्ड मोर यू कैन से कन्वीनियंटली। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। दूसरा काम ये करता है ऑन योर मेमिलरी ग्लैंड्स। आई कैन नॉट ड्रॉ इवन मेमिलरी ग्लैंड्स प्रॉपरली। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम करता है ये हमारा मेमिलरी ग्लैंड्स के ऊपर, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। देखो यार, मिल्क बॉडी में मेमिलरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है बट मिल्क इज नॉट सिक्रीटेड आउट एट ऑल द टाइम। हर वक्त वो बाहर नहीं आता रहता। व्हेन बेबी सकल्स, जब बेबी ड्यूरिंग द फीडिंग टाइम व्हेन बेबी सकल्स, बेसिकली व्हाट हैपन
that around the, suppose let me draw the diagram properly, suppose this is the area when the baby suckles the nipple, तो ये बेसिकली क्या होता है, अराउंड दी मैमिलरी डक्ट, ये जो आपका मैमिलरी डक्ट है, देर आर प्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स. ये मायोएपिथेलियल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं एंड फ्रॉम द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, इवेंचुअली मिल्क इज रिलीज्ड आउट इनटू द डक्ट, डक्ट से फिर मिल्क प्रोड्यूस हो, मतलब फिर मिल्क बाहर आता है. इफ दिस मैकेनिज्म इज नॉट देयर, अगर यहाँ पर ये मैकेनिज्म नहीं है तो क्या होगा, what happens, milk will be produced but it will not be moved out. इसीलिए when a mother is lactating ऐसा नहीं है, when baby suckles only then milk comes out. This is the reason. So oxytocin is a very important hormone to be considered, बहुत important hormone है. मोर ओवर प्रोलेक्ट, हमने किसके बारे में बात करा, एडीएच के बारे में बात करा, ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करा. पहला हमने प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के बारे में बात करी, दूसरा हमने सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के बारे में बात करी, और यहाँ हमने कौन सा ट्रैक्ट देखा, सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, और ये है हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. इसके बाद में हम लोग और देखते हैं कि और क्या फंक्शंस होते हैं हाइपोथैलेमस के. हाइपोथैलेमस का आगे का फंक्शन लिखा हुआ है दैट हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. ओके, फिर ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है तो उसका कोई मैकेनिज्म होगा उसको रेगुलेट करने का. बेसिकली क्या होता है, हम लोग फिर से वही मीडियल साइड ड्रॉ कर रहे हैं, मीडियल एंड ड्रॉ कर रहे हैं. जो मीडियल साइड है उसमें क्या होता है, प्री ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ट्यूबरल रीजन एंड मैमिलरी रीजन. सुप्रा, जो हमारा प्री ऑप्टिक रीजन है उसमें हमने प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया था. अब हम बात करेंगे सुप्रा ऑप्टिक रीजन में. सुप्रा ऑप्टिक में हमने ऑलरेडी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया था जो एडीएच बना रहा था. दूसरा हमने कौन सा ड्रॉ करा था, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हमने इसमें ड्रॉ कर लिया. अब हम इसमें एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे एंड दैट इज योर, वन इज योर एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, जो हमने टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बात करना है. ये है हमारा एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस. ठीक है, ओके. तो सुप्रा ऑप्टिक रीजन में एक हमारा न्यूक्लियस होता है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, और मेमिलरी रीजन में एक होता है हमारा पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस. क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है, जब एक्सेसिव गर्मी होती है तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37.8 के आसपास रहता है, 37.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. और जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना ही मेंटेन्ड रहता है. रीज़न इज, ऐसा क्यों भैया, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारी बॉडी में गर्मी लगनी चाहिए, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमें ठंड लगनी चाहिए. मतलब ठंड लगती है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. यानी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो अगर टेम्परेचर बाहर है 50 डिग्री टेम्परेचर अगर बाहर है तो हमारी बॉडी का 50 डिग्री ना हो, एंटी राइज कोई ऐसा काम कर रहा है जो एंटी राइज है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहा है. और अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है तो देयर इज सम एंटी फॉल मैकेनिज्म विच इज गोइंग ऑन. मतलब ना ही तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 50 डिग्री तक पहुंचने दे रहा है, ना ही वो बॉडी के टेम्परेचर को 10 डिग्री तक आने दे रहा है. रीज़न इज कि ये दोनों काम करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई सिस्टम है. और क्यों है, देखो यार, हमारे बॉडी का जो प्रॉपर एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके लिए हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक पीएच की ज़रूरत होती है. जब वो ऑल्टर करता है तो देयर आर चांसेस, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो देर कैन अकर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ विल नॉट अकर. मोर ओवर क्या है, वी हैव सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. मोर ओवर क्या है, वी हैव द प्रोटीन डीनेचुरेशन. अगर हम लोग देखें कि बहुत टेम्परेचर हो गया तो हो सकता है हमारे प्रोटीन्स ही डीनेचर कर जाएं. तो ये सब एक्टिविटीज़ बॉडी में ना हो, बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए क्या होता है, देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर द एंटी राइज कि अगर बाहर 50 है तो हमने 50 नहीं होने देना, और अगर बाहर 10 है तो हमने 10 नहीं होने देना. तो बेसिकली इनके लिए हमारे पास में 2 न्यूक्लियस हैं और ये काम हमारा कर रहा है हाइपोथैलेमस. एंटी राइज यानी कि अगर बाहर 50 है तो हमारी बॉडी का 50 नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारा है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस. एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस होता है हमारा सुप्रा ऑप्टिक रीजन में, राइट. सुप्रा ऑप्टिक रीजन में हमारा होता है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस. एंटी राइज न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं हम इसे,
कि बाहर का हमारा टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। अब ये कैसे काम करता है? जो हमारा एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है ना, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर कितना हुआ, जैसे बाहर का टेम्परेचर सपोज 48 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो बेसिकली हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटीरियर हमारा जो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो सडनली स्वेट ग्लैंड्स को इंडिकेट करेगा दैट स्टार्ट स्वेटिंग, फटाफट स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तभी तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप देखो हमें स्वेटिंग बहुत प्रोफ्यूजली होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी नहीं चाहती कि टेम्परेचर अगर बाहर का बढ़ा हुआ है तो बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ जाए। तो क्या होगा, स्वेटिंग, इसे हम लोग स्वेटिंग सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। मोर ओवर एंटी राइज या फिर हम बोलते हैं एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का काम क्या होता है? एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का काम होता है वो सिर्फ स्वेटिंग नहीं कराता, मोर ओवर वो हेल्प करता है किस में, दूसरा काम जो होता है वो उसका होता है दैट यू जस्ट गो एंड इंक्रीज द वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन भी कहाँ पर? क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन, मतलब स्किन की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स को बोलो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैरी करके जाए। क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट डिसिपेट हो पाए सरफेस से। ज़्यादा से देखो, जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से क्या है, जब वो स्वेट प्रोड्यूस होता है और जब वो स्वेट इवेपोरेट होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी ऑलरेडी ठंडी होती है। मोर ओवर क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन से जब ज़्यादा ब्लड वेसल्स क्यूटेनियसली मूव करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट सरफेस से डिसिपेट हो पाती है, जिसकी वजह से बाहर का टेम्परेचर अगर 48 डिग्री सेल्सियस है तो भी हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। तो एंटी राइज मैकेनिज्म जो है वो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जो कि प्रेजेंट है हमारा सुप्राऑप्टिक रीजन में। मोर ओवर अब हम बात करते हैं एंटी फॉल की, कि अगर भैया एंटी फॉल है, जैसे ठंड के टाइम पे हम लोग कपकपाने लगते हैं, तो एंटी फॉल के केस में क्या होता है? एंटी फॉल के केस में हमारे पास में है, एंटी फॉल के लिए हमारे पास में है पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। एंटी फॉल के लिए है हमारे पास पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का काम क्या होता है? पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का काम होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे एंजाइम्स या हमारी केमिकल रिएक्शंस इंक्रीज टेम्परेचर पर ही इफेक्ट होंगी, नहीं, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी हमारी बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी अफेक्ट करती है। तो क्या हुआ, अगर सपोज हमारा एंटी फॉल के लिए हमारे पास पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है, अगर बाहर 10 डिग्री सेल्सियस है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ये न्यूक्लियस सेंड करेगा सिग्नल मसल्स को दैट स्टार्ट शिवरिंग। फटाफट आप शिवरिंग शुरू करो। क्यों शिवरिंग शुरू करो? बिकॉज अगर आप कपकपाना शुरू करते हो तो कपकपाने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। मोर ओवर वहाँ वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पर क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन कर रहा था, क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन कर रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो स्किन की तरफ मूव करे और हीट डिसिपेट हो पाए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो करेगा क्यूटेनियस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, रादर सरफेस की तरफ तुम कम ब्लड भेजो ताकि हीट जो है सेंट्रलाइज्ड रहे, सरफेस से बाहर ना जाए, हीट डिसिपेशन को रोकना है, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का अब हमें मेंटेन करना है जब हमारे बाहर का टेम्परेचर कम है। सो दिस इज द मैकेनिज्म कि हमारा हाइपोथैलेमस जब बाहर का टेम्परेचर एक्सेसिवली हॉट या एक्सेसिवली कोल्ड होता है तो किस तरह से वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है।